नमस्कार एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साथियों, शुरू करते हैं टीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस का ये सेशन। आप सभी को पता है वैकेंसी आ चुकी है। इट मींस आपकी ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए। आवश्यकता है एक अच्छी तैयारी की और एक सही मार्गदर्शन में ही अच्छी तैयारी हो सकती है और सफलता प्राप्त हो सकती है। साथियों, चलिए आज उसी क्रम में हम तैयारी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही ऊर्जा के साथ और निरंतरता के साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को तैयार करिए। ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र के नाम से आपके टीजीटी में मेंशन है। बहुत सारे इसमें सिलेबस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिनका डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए अलग से आप क्या कर सकते हैं, जो सिलेबस का वीडियो है वो देख सकते हैं। साथ ही सबसे पहले राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की एक स्पेसिफिक संस्कृति होती है। ध्यान रखेंगे, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं वैसे आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं वैसे इतिहास नहीं पढ़ सकते। साथियों, इतिहास जैसे पढ़ते हैं वैसे भूगोल नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब है कि अगर सब्जेक्ट को आपको आत्मसात करना है, ग्रैस्प करना है, तो उस सब्जेक्ट की संस्कृति, पढ़ने की संस्कृति से, शैली से आपको परिचित होना पड़ेगा। बड़ी आसानी से सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ग्रैस्प कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र एक जीवंत विषय है साथियों, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जीवंत विषय है। जीवंत विषय होने के कारण इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। आपके चारों ओर, आपके दैनिक जीवन में हमेशा ही आपको प्रभावित करता रहता है। तो महसूस कीजिए इसको, इसका अनुभव लीजिए, इसको रटने की कोशिश नहीं कीजिए। साथियों, जब हम बोलते हैं भारत क्या है, हम बोलते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ये सारी की सारी बातें राजनीति शास्त्र है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में सत्ता का संचालन राजनीति करती है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर आपको पता है कि आप रोज, हर एक सेकंड, हर एक पल कानून से, कानून के साथ साथ नियमों से, नियमों के साथ साथ नीतियों से प्रभावित होते हैं और ये सारी चीजें राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय होता है। इसका मतलब है कि राजनीति शास्त्र एक विषय मात्र नहीं है, एक सक्रिय व्यवहार है और इस व्यवहार को आपको महसूस करना है। अपने आप तैयारी होती जाएगी, रटने की गलती मत करिएगा। हां, जहां पर कोटेशन है साथियों, बुक्स के नाम है, वहां पर थोड़ा सा आपको 2-4 बार पढ़ना है, लिख करके देखना है, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। साथियों, शुरू करते हैं इस सेशन को। मुझे उम्मीद है सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए, राजनीति विज्ञान के बारे में बात करना है मतलब हम समाज की बात कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। साथियों, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो सबसे जरूरी चीज है, मनुष्य सजीवों में सर्वश्रेष्ठ है। सजीवों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? आपको पता है कि उसने सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया है। जब मनुष्य सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करता है, इसका मतलब समुदाय या समूह में रहता है। मनुष्य जब समूह में रहेगा तो समूह में सभी व्यक्ति अपने हितों को प्राथमिकता देंगे। ऐसी कंडीशन में समस्या क्या आ जाती है? जब सभी अपने हितों को प्राथमिकता देंगे तो निश्चित रूप से उनके बीच टकराव होगा, संघर्ष होगा और इससे पूरी की पूरी मानव सभ्यता के ऊपर अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि इसका अस्तित्व बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। इन चीजों से साथियों बचना है तो किसकी आवश्यकता है? कानून की। जब हम कानून की बात करते हैं, इसका मतलब है कि राजनीति विज्ञान समाज के साथ ही शुरू हो जाता है। राजनीति समाज के साथ ही शुरू हो जाती है। बगैर राजनीति के साथियों समुदाय में, समाज में सही तरीके से रहना संभव ही नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब जब मनुष्य किस में रहता है साथियों, देखेंगे मनुष्य जब समाज में, समुदाय में सामूहिक रूप से रहता है तो कानून के द्वारा उसको विनियमित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है ताकि सभी का अस्तित्व संभव हो सके। साथियों, यहां पर देखेंगे जब समाज में मनुष्य रह रहा है तो उसके समाज के जीवन के कई पक्षों के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। समाज के जीवन के कई पक्षों में क्या चीजें आ जाती हैं? आप देखेंगे सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, इन सारी चीजों के लिए सामाजिक विज्ञान में अलग अलग विषय बने हुए हैं। साथियों, आपको पता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करना है तो हमें समाजशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना है जिसमें उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय जैसी चीजें आती हैं साथियों, तो आपको किसका अध्ययन करना पड़ेगा? अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर मनुष्य के नैतिक पक्ष को देखना है, उसके नैतिक जीवन को देखना है, नैतिक जीवन की आवश्यकता को देखना है तो साथियों किसका अध्ययन करना पड़ेगा? ध्यान रखिएगा, नीति शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर हम मनुष्य के राजनीतिक जीवन की बात करते हैं, राजनीतिक संस्थाओं की बात करते हैं तो हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा साथियों? राजनीति विज्ञान का। तो राजनीति विज्ञान वह विषय है
जो मनुष्य के सामाजिक जीवन के राजनीतिक पक्षों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? राजनीतिक पक्षों से। चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीजें हम यहां पर आपको दिखाते जाएंगे साथियों, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा और उनको समझते जाइएगा। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट आपको देखना है, ये जितनी भी स्लाइड्स लगी इन स्लाइड्स पे थोड़ा सा नजर डालते जाना है, क्योंकि इन्हीं चीजों का एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं कर रहा हूं। साथियों ध्यान रखेंगे, अभी हमने बताया कि कानून की आवश्यकता, और कानून ही क्या है? राजनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है साथियों। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं या किसी व्यवहार को सिद्धांत में परिवर्तित करते हैं या किसी अनुशासन का विकास करते हैं, तो सबसे पहली महती आवश्यकता क्या होती है? सबसे पहली महती आवश्यकता होती है कि उसमें विचार हो, विचार के साथ साथ विचारधाराएं हो, और उसको एक विशेष स्वरूप प्रदान कर दिया जाए अनुशासन के रूप में, अध्ययन के विषय के रूप में। तो इसके लिए हमें प्राचीनता से आधुनिकता तक हर एक पक्ष को देखना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी विषय को अनुशासन के रूप में विकसित किया जाता है तो उसमें विचार और विचारधाराओं को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। साथियों ध्यान रखेंगे, राजनीति शास्त्र के साथ भी ऐसा है, लेकिन हम विचारधाराओं को पढ़ें, हम विचारकों को पढ़ें, उससे पहले प्राचीनता से आधुनिकता तक हमें एक बार उससे परिभाषित तो करना चाहिए कि ये राजनीति विज्ञान है क्या, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। साथियों चलिए हम कोशिश करते हैं इसको परिभाषित करने की, तो हम प्राचीनता से आधुनिकता तक इसको देखेंगे। जब हम प्राचीन समय की बात करेंगे साथियों, तो आप देख रहे हैं कि जो पारंपरिक दृष्टिकोण है वो परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांटता है। जो विचारक हैं, विद्वान हैं राजनीति विज्ञान के, वो परिभाषाओं को क्या करते हैं? 3 अलग अलग वर्गों में बांट करके, परिभाषाओं का मतलब होता है राजनीति शास्त्र को डिफाइन करने का एरिया, क्राइटेरिया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां पर आप देखेंगे साथियों, पहला पार्ट है आपके सामने राज्य के रूप में, दूसरा है सरकार के रूप में, तीसरा है राज्य और सरकार दोनों के रूप में। अब यहां पर कौन सी पूरी है, कौन सी अधूरी है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से कुछ सेकंड्स में आगे चलते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा साथियों। नेक्स्ट देखेंगे आप, सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य के रूप में अध्ययन। राजनीति शास्त्र को जब पारंपरिक रूप से सबसे पहले परिभाषित करने की कोशिश की गई तो यह कहा गया कि भाई ये राज्य का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? राज्य का अध्ययन है। राज्य का अध्ययन क्यों है? ध्यान रखिएगा, राज्य का अध्ययन इसलिए है कि जब मानव के राजनीतिक जीवन की चर्चा होती, किसकी? राजनीतिक जीवन की, तो सबसे पहले उन संस्थाओं की चर्चा होनी चाहिए जिन संस्थाओं के माध्यम से उसने राजनीति को क्या किया है? शुरू किया है और विकसित किया, आज भी विकास के एक अग्रिम दौर में खड़ा हुआ है। यही चीज लिखी हुई है साथियों, एक बार देख लीजिए यहां पर, उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना है जिनके अंतर्गत मनुष्य ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और जिनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने में लगा हुआ है। साथियों कौन से ऐसे विचारक हैं जो राज्य के रूप में अध्ययन को महत्व देते हैं? राज्य के रूप में अध्ययन को महत्व देते हैं साथियों, ब्लंट शली, गार्नर, गुडनाउ, एक्टन और गैरेज। और भी हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए, क्योंकि आपको क्राइटेरिया के साथ उस क्राइटेरिया का मानने वाला जो भी थिंकर है उसके 1-2 नाम तो पता होने चाहिए, और उसकी जो डेफिनेशंस है, कोटेशंस है, पता होने चाहिए, वो भी एग्जाम में आते हैं। साथियों आगे देखेंगे, यहां पर साफ साफ दिया हुआ है कि जो राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं प्राचीन विचारक, जो शुरुआती विचारक जो राज्य के रूप में राजनीति शास्त्र को परिभाषित करते हैं, उसमें से ब्लंट शली महोदय क्या कहते हैं? जब यहां पर हम कोटेशंस को लेंगे, डेफिनेशंस को लेंगे, कि परिभाषाओं को लेंगे, तो साथियों परिभाषाओं को पूरा कभी नहीं पढ़ा जाता, उसमें केवल पंचवर्ड्स, थोड़ा सा कोड बना लीजिए पंचवर्ड्स, उस पंचवर्ड्स को याद रखिए, क्योंकि उतना ही याद रह पाएगा। बहुत सारी परिभाषाएं देखनी है, आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। साथियों देखेंगे कि ब्लंट शली महोदय क्या कहते हैं राज्य के संबंध में, तो इसके लिए पंचवर्ड है, राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है। राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है। केवल ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, आवश्यक, ध्यान रखिएगा फिर से, आधारभूत तत्व और आवश्यक स्वरूप। ये चीज अगर आ जाए तो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी साथियों? ये ब्लंट शली की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है गार्नर। गार्नर कहते हैं राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। राजनीति विज्ञान को पढ़ना है, शुरुआत और अंत किसके साथ होगा? राज्य के साथ। हमने देखा राज्य को महत्व देने वाले विचारक, मतलब राज्य के साथ ही क्या होगा? शुरुआत होगा और अंत होगा। ध्यान रखिएगा कौन कहते हैं? ये गार्नर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने डेफिनेशंस के कोड आपने ध्यान रखे। डेफिनेशंस बहुत बड़ी है साथियों, बहुत बड़ी है। उन डेफिनेशंस को हमने क्या किया? कट करके केवल कुछ पंचवर्ड्स निकाले ताकि आपको याद होने में आसानी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट देखेंगे। यहां पर राज्य को अब क्या माना जाए, राज्य राजनीति को कैसे परिभाषित किया जाए, तो ध्यान रखिएगा, सपोज हम कहते हैं कि सरकार के रूप में।
अब सरकार के अध्ययन के रूप में हम राजनीति को परिभाषित करें, इससे पहले कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा साथियों, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी राज्य के अध्ययन की बात चल रही है राजनीति में। जब राजनीति में राज्य के अध्ययन की बात चलती है, राजनीति शब्द को राज्य से हम जोड़ के देख लें और प्राचीन संदर्भ में जोड़ के देख लें साथियों। सबसे पहले हम देखते हैं, आपसे अगर एक प्रश्न पूछा जाए, बताइए कि ये पॉलिटिक्स शब्द आया कहां से। एक वर्ड है बहुत अच्छा, पॉलिटिक्स, यहां लिख देता हूं, मान लीजिए लिख दिया मैंने पॉलिटिक्स। ये शब्द आया कहां से? एक ग्रीक वर्ड है जिसको पॉलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिस, ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द। क्या नाम है साथियों? हमने बोल दिया पॉलिस, पॉलिस। अभी जो पॉलिस शब्द है इसका मतलब क्या होता है साथियों? पॉलिस शब्द का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, नगर राज्य। नगर राज्य, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नगर राज्य एक पुरानी अवधारणा, आज के संदर्भ में नगर राज्य बिल्कुल इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है। लेकिन जब एरिस्टोटल की बात करते हैं, प्लेटो की बात करते हैं, सुकरात की बात करते हैं, तो उस समय यह बहुत ही प्रासंगिक था। नगर राज्य ही आज किस रूप में बदल गया है? राष्ट्र राज्य के रूप में बदल गया। आज ये किस रूप में बदल गया है साथियों? ध्यान रखिएगा, राष्ट्र राज्य के रूप में बदल गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्र राज्य है उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान माना जाता है। हम राज्य के अध्ययन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब हम अरस्तु के संदर्भ में देखेंगे, प्लेटो के संदर्भ में देखेंगे, तो ये नगर राज्य हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? ध्यान रखिएगा, नगर राज्य हो जाता है। नगर राज्य की संकल्पना के संदर्भ में आगे हम प्लेटो और एरिस्टोटल में बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। केवल यहां पर हमने राजनीति को राज्य के अध्ययन से संबंधित करने के लिए इंग्लिश में जो वर्ड पॉलिटिक्स है उस वर्ड को एमरजेंस के रूप में देखा कि पॉलिस से हुआ, और पॉलिस का मतलब ही क्या होता है? राज्य। राज्य, लेकिन नगर राज्य। पहले क्या होते थे? एथेंस में 158 से ज्यादा नगर राज्य थे साथियों, छोटे छोटे से नगर राज्य। जैसे आप देखते ना, आज गांव है, बहुत सारे गांव और कस्बों को मिलाकर के एक जिला बनता है। जिले में एक विकसित जगह होती है जिसको नगर कहते हैं। लेकिन अगर हम नगर राज्य की बात करेंगे तो बहुत सारे ग्रामों का समूह ही नगर राज्य कहलाता था। ठीक है, छोटे छोटे से नगर राज्य होते थे। मोर देन 158 आप देखेंगे उस समय नगर राज्य मौजूद थे। आप कहेंगे ये 158 मैंने क्यों कहा? क्योंकि अरस्तु ने 158 नगर राज्यों का अध्ययन करने के पश्चात ही क्या किया था? तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात राज्य के अपने कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया था। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आगे हम थिंकर्स में पढ़ेंगे। केवल यहां पर एक छोटा सा आपका मैंने परिचय दे दिया कि चूंकि जो पॉलिटिक्स शब्द है साथियों, ये पॉलिटिक्स शब्द ही किससे जुड़ा हुआ है? ध्यान रखिएगा, राज्य शब्द से जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले विचारकों ने क्या कहा? राज्य का अध्ययन ही होना चाहिए। किसके अंतर्गत? बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट देखेंगे साथियों। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पड़ाव है, जो पारंपरिक विचारधारा का एक समूह कहता है कि हमें राज्य का अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमें सरकार का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राज्य है वो एक अमूर्त संस्था है, उसकी सारी की सारी प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कौन करता है? एक मूर्त संस्था जिसको हम सरकार कहते हैं। तो क्यों ना हम सरकार का अध्ययन करें, हम राज्य का अध्ययन क्यों करें? हमारे लिए सरकार का अध्ययन, सरकार के क्रियाकलापों का अध्ययन ज्यादा आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे, लिखा हुआ ध्यान देते जाइए। यहां पर 2 मिनट के लिए आप ध्यान देंगे, चीजें बिल्कुल तैयार होने लगेंगी आपकी। देखिए लिखा है, राज्य एक अमूर्त संस्था है और इसकी प्रभुत्व शक्तियों का प्रयोग सरकार करती है, जो इसका मूर्त स्वरूप है। इसलिए क्या करना है? राजनीति शास्त्र के अंतर्गत सरकार का अध्ययन करना है। कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो इस तथ्य का समर्थन करते हैं? तो देखिए नीचे लिखा हुआ है साथियों, सीले, लीकॉक इत्यादि। जो सीले, लीकॉक इत्यादि विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि क्या है? राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन। राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे तो ये चीजें और क्लियर कट निकल करके सामने आएंगी। देखेंगे साथियों, सीले ये कहते हैं, फिर से हमें पंचवर्ड देखना, हमें क्या देखना है? पंचवर्ड देखना है, हमें पूरी डेफिनेशन नहीं देखनी। सीले की डेफिनेशन का पंचवर्ड क्या है? सरकार के तत्वों का अनुसंधान। बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, जब सीले की बात करेंगे तो क्या कहते हैं? सरकार के तत्वों का अनुसंधान। ठीक है ना, सरकार के तत्वों का अनुसंधान ही राजनीति विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है लीकॉक। लीकॉक क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। क्या है? सरकार से संबंधित विद्या। यहां राज्य शब्द नहीं आ रहा है, बार बार कौन सा शब्द आ रहा है साथियों? ध्यान रखिएगा, सरकार शब्द आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। इन परिभाषाओं को 2, 3, 4, 5, 6 बार रिवाइज करिए, अपने आप परिभाषा और विद्वान आप इंटरलिंक करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए आगे चलते साथियों, कुछ चीजें और हमें आज चर्चा में लेनी है। हमने देखा सबसे पहले कि राजनीति विज्ञान को कैसे परिभाषित किया गया। राजनीति विज्ञान को राज्य के रूप में परिभाषित किया गया। देन उसके बाद राजनीति विज्ञान को आप देखेंगे सरकार के रूप में परिभाषित किया गया।
लेकिन कुछ विचारकों का मत है कि केवल राज्य का अध्ययन या केवल सरकार का अध्ययन, अगर हम ऐसा करते हैं तो एक अपूर्णता है, एक अधूरापन है। ऐसे कुछ पारंपरिक विचारक मानते, वो कहते हैं कि हमें राज्य का भी अध्ययन करना है और सरकार का भी अध्ययन करना है, और इन दोनों का अध्ययन, साथियों इन दोनों का अध्ययन किसमें शामिल होना चाहिए? राजनीति शास्त्र की परिभाषा में शामिल होना चाहिए। कारण क्या है? कारण यह है कि आप इन दोनों को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखेंगे जो राज्य है, राज्य एक अमूर्त संस्था है, उसकी जो प्रभुत्व शक्ति है उसका प्रयोग क्या हो सकता है बिना सरकार के? नहीं हो सकता। अब सरकार क्या है? सरकार तभी बनेगी जब राज्य का पहले से अस्तित्व है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूत तरीके से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, किसी एक का महत्व कभी भी दूसरे के बिना नहीं हो सकता। इसलिए साथियों यहां पर लिखा हुआ है, देखेंगे कि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्तियों का प्रयोग करती है। सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्तियों का प्रयोग करती है, और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है, और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। साथियों आगे देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहां ध्यान में रखना है। लिखा हुआ है कि राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति कौन होती है? सरकार। राज्य की जो बेसिकली क्रियात्मक अभिव्यक्ति है, एग्जीक्यूशनल पार्ट है, वही क्या कहलाता है? गवर्नमेंट या सरकार कहलाता है। यहां पर देखेंगे साथियों, सरकार के अस्तित्व के लिए राज्य का पहले से अस्तित्व होना जरूरी है। अगर राज्य नहीं है तो डेफिनेटली सरकार तो हो ही नहीं सकती। राज्य के होने के बाद ही सरकार होती है। मतलब राज्य वो प्लेटफॉर्म है जहां से सरकार की गाड़ी शुरू होती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये दोनों पक्षों को देखें और इनको नोट डाउन करते जाएं कि राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति क्या है? सरकार है। और ध्यान रखिएगा, सरकार के अस्तित्व के लिए राज्य का अस्तित्व आवश्यक है। जब हम प्राचीनतम परिभाषाओं की चर्चा कर रहे हैं, शुरुआती परिभाषाओं की चर्चा कर रहे हैं, और ये तीसरे पक्ष पर आए हैं, तो इनको मानने वाले कौन कौन से विचारक हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। इनको मानने वाले विचारक हैं, देखिए साथियों, पॉल जेनेट, लास्की, गैटल, गिलक्राइस्ट और डेमोक। फिर से मैं बता दे रहा हूं, पॉल जेनेट, लास्की, गैटल, गिलक्राइस्ट और डेमोक। ये कहते हैं कि भाई राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन को क्या करना है? हमें शामिल करना है किसके अंतर्गत? राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत। चलिए साथियों आगे देखते हैं। मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। बहुत अच्छे से निरंतरता के साथ अपना अध्ययन शुरू करिए और एक ही लक्ष्य बनाइए, सारी चीजों को छोड़ करके, कि आपको सफलता मिले। साथियों ध्यान रखिएगा कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिन्हें अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास होता है। विश्वास रखिए अपने ऊपर, मेहनत करते जाइए, हमारा मार्गदर्शन आपको सफल बनाएगा। चलिए साथियों देखते हैं डेमोक की जो डेफिनेशन है राज्य और सरकार दोनों को मिलाकर के राजनीति शास्त्र को परिभाषित करने की, उसका कोड वर्ड देख लेते हैं, पंचवर्ड उसमें देख लेते हैं, या पंच लाइन देख लेते हैं। उसमें राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से। राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से, साफ साफ लिखा हुआ है साथियों। नेक्स्ट गिलक्राइस्ट कहते हैं, यहां पर देखेंगे, केवल हमें पंच लाइन या पंच कुछ वर्ड्स निकालने हैं, पूरी परिभाषा नहीं पढ़नी है। राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन। राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन गिलक्राइस्ट। जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। सरकार को साधन मान लिया, ध्यान रखिएगा, किसने? डेमोक ने। मुझे उम्मीद है कि डेफिनेशंस अगर आप इस प्रकार से छोटे छोटे से टुकड़ों में बांट करके पंच लाइन या पंच वर्ड्स के हिसाब से पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी साथियों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशंस देखी, अगर हम राज्य और सरकार के अध्ययन को भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि डेफिनेशन अपने आप में पूरी हो गई? कहीं ना कहीं एक अधूरापन समझ में आता है। यह अधूरापन किस चीज का है साथियों? यह अधूरापन मानवीय तत्व का है। ह्यूमन एलिमेंट, मानवीय तत्व। मानवीय तत्व का मतलब क्या हुआ साथियों? हमने बात कर ली राज्य की, हमने बात कर ली सरकार की। क्या ये सारी की सारी चीजें मनुष्य के बिना महत्व रखती हैं? मनुष्य के बिना इनकी कोई रेलेवेंसी, कोई प्रासंगिकता, कोई इंपॉर्टेंस है? तो बिल्कुल नहीं है। इनका इंपॉर्टेंस तभी है साथियों जब मनुष्य और मनुष्य का समाज है। इसका मतलब है कि हम मानवीय पक्ष को पहले आधारभूत मानेंगे, उसके बाद वहां से राज्य और सरकार को जोड़ना शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ रहे हैं। इस बात के साथ एक छोटा सा एक्सटेंशन, विस्तार में बता दूं कि अगर हम राजनीति शास्त्र को अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण तरीके से परिभाषित करना चाहें, परिभाषित करने की कोशिश करें, तो क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, राजनीति शास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो मानव जीवन के राजनैतिक पक्ष
मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष तथा उससे संबंधित संस्थाओं जिसमें राज्य सरकार एवं अन्य संगठन शामिल हैं उनका अध्ययन करता है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। देखिए वही चीज यहां पर लिखी है कि इन सभी परिभाषाओं में किसकी है उपेक्षा, मानवीय तत्व की उपेक्षा है, अतः ये परिभाषाएं अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण करने के लिए क्या है आप देखेंगे, अधिक न्याय संगत परिभाषा क्या हो सकती है साथियों, वो आपके सामने फाइनली प्रस्तुत की गई है। अधिक न्याय संगत परिभाषा हो सकती है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है, समाज विज्ञान, ठीक है ना, सोशल साइंस का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का, मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का तथा इससे संबंधित संस्थाओं जैसे सरकार, राज्य एवं अन्य संगठनों का अध्ययन किया जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण परिभाषा है क्योंकि इसमें मानवीय पक्ष को हमने जरूरत के हिसाब से, प्रासंगिकता के हिसाब से महत्व दे दिया है और मानवीय पक्ष के ही राजनीतिक जीवन के रूप में हमने राजनीति शास्त्र को परिभाषित किया। चलिए साथियों आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इन चीजों को हम निरंतर आगे बनाए रखेंगे, आपको साथ निरंतर बनाए रखना है। उद्देश्य एक होना चाहिए, हमारा प्रयास, आपकी सफलता। देखिए साथियों, जब हम पारंपरिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो जो पारंपरिक दृष्टिकोण है वो क्या करता है, केवल शासन की रचना और कार्यप्रणाली तक सीमित है। किस तक? शासन की रचना और कार्यप्रणाली। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, शासन की रचना और उसकी कार्यप्रणाली, ये चीज बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको। अगर हम पारंपरिक दृष्टिकोण से परिभाषित कर रहे हैं राजनीति शास्त्र को, तो वो परिभाषा कितने भी डायमेंशंस की हम परिभाषा देख लें, वो क्या कर रहा है, केवल राजनीति शास्त्र में रचनाएं और कार्यप्रणाली, रचनाएं और कार्यप्रणाली मतलब रचना और जो संस्थाएं बनी है उसकी कार्यप्रणाली, इतनी ही चीजों को दिखा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, राजनीति विज्ञान में अगर हम केवल रचनाओं और कार्यप्रणालियों का अध्ययन करेंगे तो वो एक औपचारिक विषय बनकर के रह जाएगा, औपचारिक अनुशासन बनकर के रह जाएगा, उसके व्यवहारिक पक्ष से हम कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन जब तक किसी भी अनुशासन की व्यवहारिक उपादेयता नहीं होती, उस सब्जेक्ट का महत्व भी नहीं होता। लेकिन क्या राजनीति विज्ञान के साथ ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो व्यवहारिक रूप से ज्यादा उपादेय है, ज्यादा जीवंत है, मतलब हमें परिभाषाओं में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। परिभाषाओं में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब पुराने दृष्टिकोण ने जो हमें आधार दिया। साथियों एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, सपोज 6 अंधे हैं और 6 अंधे एक हाथी को छूते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, 2 मिनट में आपको चीजें समझ में आएंगी। 6 अंधे जब हाथी को छूते हैं तो एक अंधा हाथी के पूंछ को छूता है, वो देखता है, कहता है कि हाथी तो रस्सी के समान है। दूसरा अंधा क्या करता है, हाथी के पैर को छूता है, वो कहता है ये हाथी तो खंबे के समान है। तीसरा अंधा क्या करता है, तीसरा अंधा हाथी के पेट को छूता है, तो पेट को देख करके कहता है भाई ये हाथी तो चट्टान जैसा लग रहा है, कुछ चट्टान टाइप का। क्या इन अंधों ने हाथी को सही तरीके से परिभाषित किया? नहीं किया। अपूर्णता है, अपूर्णता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपूर्णता हमें दिशा तो देती है पूर्णता की। अगर हम सारे के सारे अंधों की परिभाषाओं को मिला दें तो एक जो परिभाषा बनेगी वो हाथी को अपेक्षाकृत अधिक अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकेगी। ठीक वही है कि जो पारंपरिक परिभाषा है उसने एक पक्ष को तो देखा, दूसरे पक्ष को कहीं ना कहीं मिस कर दिया। दूसरा पक्ष था शक्ति। ध्यान रखिएगा, सरकार में जो शक्ति का प्रभाव है उसको कभी आप अवॉइड कर सकते हैं, उसके बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन हो सकता है। शक्ति और सत्ता के बिना राजनीति शास्त्र का कोई अध्ययन नहीं हो सकता। और यही चीज मिसिंग है, यही चीज कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती जब हम क्या करते हैं, पारंपरिक दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण क्या करता है, इन्हीं बातों पर ध्यान देता है, इन्हीं कमियों को दूर करके राजनीति विज्ञान की अपेक्षाकृत पूर्ण परिभाषा देने की कोशिश करता है। साथियों यहां पर आप देखेंगे साफ साफ ये चीज मैंने लिखी है जो आपको बताई कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक क्यों हो जा रहा है, क्योंकि सरकार की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली शक्तियों के अध्ययन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी कंडीशन में साथियों आप देखेंगे कि राजनीति शास्त्र जो विषय है वो विषय कहीं ना कहीं अधूरेपन से परिभाषित हो रहा है। अब हमें क्या करना है, आगे देखेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की तरफ थोड़ा सा हम नजर डालेंगे। जो आधुनिक दृष्टिकोण है कब से शुरू होता है, सबसे पहले हमें देखना है, फिर उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखना है। देखिए साथियों, जब आधुनिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो यह आधुनिक दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का परिणाम माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद बहुत सारे देशों को स्वतंत्रता मिली। साथियों खत्म कैसे हुआ, आप सभी को पता है कि सबसे पहले यूएसए ने क्या किया, सबसे पहले, इसके पहले किसी ने इस चीज को सोचा भी नहीं था, जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में क्या किया,
परमाणु बम गिराए, अणु बम, एटम बम गिराए। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया, विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ देशों को बहुत नुकसान हुआ, कुछ देशों को फायदा हुआ। फायदा प्राप्त करने वाले देशों में यूएसए भी एक देश था। ठीक है, यूएसए विश्व का वह देश है जहां हर एक रिसर्चर जाता है, शोधार्थी जाता है और उसे अपनी मातृभूमि मानने लगता है, क्योंकि रिसर्च के लिए स्वर्ग है, रिसर्च के लिए वो स्वर्ग है। तो आप देखेंगे कि यहां से ही क्या होगा, नई चीजों की शुरुआत होगी। नई चीजों की शुरुआत भी यूएसए से ही हुई। आप देखेंगे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सबसे पहले अमेरिका में ही राजनीति शास्त्रियों ने क्या किया, राजनीति के विद्वानों ने क्या किया, नए तरीके से राजनीति शास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश की और उसके अध्ययन विषय क्षेत्र को विस्तृत करने की कोशिश की और ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा व्यवहारिक बनाने की कोशिश की। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका आता है, शिकागो यूनिवर्सिटी का। किसका आता है साथियों, ध्यान रखिएगा, शिकागो विश्वविद्यालय का। यह बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना साथियों। यहां पर कार्य करने वाले जितने भी राजनीतिक विद्वान थे, उनकी वजह से ही राजनीति शास्त्र को एक आधुनिक समसामयिक परिभाषा मिली, जो अपेक्षाकृत ज्यादा प्रासंगिक है किसके लिए, राजनीति शास्त्र के लिए। चलिए साथियों आगे चलते हैं, चीजों को थोड़ा सा और समझेंगे। हम देखेंगे कि जो प्रयास हुए शिकागो विश्वविद्यालय में, कौन कौन से प्रयास थे। कुछ यहां पर आप देखेंगे राजनीतिवेत्ताओं का नाम भी आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ल्स मेरियम की। किसकी, चार्ल्स मेरियम की। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में उनके सहयोगियों ने क्या किया, राजनीति शास्त्र के अध्ययन को अधिक अंतः अनुशासनात्मक, इंटरडिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की। अंतः अनुशासनात्मक का मतलब क्या हुआ साथियों, उसको अन्य सभी अनुशासन के निकट लाकर के अन्य अनुशासन से जो चीजें राजनीति विज्ञान में काम की जोड़ी जा सकती, उनको जोड़ा गया और विषय को अधिक परिपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। देखिए, समाज विज्ञान है, समाज विज्ञान में समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र के साथ मान लीजिए नृविज्ञान है, फिर उसके बाद विज्ञान के कुछ सब्जेक्ट है, सपोज मान लीजिए जीव विज्ञान है। इन सारे विषयों से कंटेंट्स को लेकर के, तत्वों को लेकर के हमने किसमें मिलाया, राजनीति विज्ञान में। विषय के बीच निकटता बढ़ी और इसी को कहते हैं अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। मतलब किसी एक विषय को संपुष्ट करने के लिए, ज्यादा सशक्त करने के लिए, उस विषय के लिए प्रासंगिक जो भी बातें अन्य विषयों में मिलती हैं, उन बातों को यहां ला करके जोड़ देना। मुझे उम्मीद है चीज आपको समझ में आ रही है। इसी को हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। किसने इसकी शुरुआत की, सबसे पहले चार्ल्स मेरियम ने, खासकर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। आगे देखेंगे साथियों कि फ्रांसिस लिकर्ट, कुर्ट लेविन और लजार्स फील्ड जैसे जो विद्वान थे, राजनीतिवेत्ता हैं, उन्होंने एक नया काम किया। नया काम क्या किया, राजनीति शास्त्र में मनोविज्ञान के शोध पद्धतियों का प्रयोग किया। मनोविज्ञान की शोध पद्धतियों का प्रयोग कहां हो सकता है, सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में हो सकता है या मानव के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में हो सकता है। और इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में कुछ नए आयाम जुड़े। क्या हुए, नए आयाम जुड़े। तो साथियों ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस लिकर्ट, कुछ नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुर्ट लेविन और लसार्च फील्ड, इनका नाम ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान की शोध पद्धतियों का प्रयोग किसमें कर दिया साथियों, शोध पद्धतियों का प्रयोग किया हुआ है राजनीति विज्ञान। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं साथियों। आगे चलते हैं, कुछ चीजें और डिस्कशन मिलेंगे साथियों। आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो एक बार हम पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि भाई इस राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से हम एक सीमा में बांध सकते हैं, एक विषय के रूप में पहचान सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले परिभाषाओं का डिस्कशन किया यहां पर। चलिए साथियों देखेंगे, नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में हम राजनीति विज्ञान को देखते हैं। राजनीति विज्ञान को नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में देखेंगे तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें राजनीति विज्ञान में जोड़ा गया है नवीन समय में या समसामयिक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिभाषित करने में। सबसे पहले आप यहां पर ध्यान देंगे साथियों कि यहां पर कुछ पार्ट्स हैं, यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज इससे आपको परिचय करा दें। मैंने एक कमी बताई थी जब हमने क्या किया था, आपके राजनीति विज्ञान के पारंपरिक दृष्टिकोण से उसे परिभाषित करने की बात कही थी कि चलिए ठीक है, रचना कार्य प्रणाली की बात तो की गई, लेकिन व्हाट्स अबाउट द पावर एंड अथॉरिटी। यहां पर आप देख रहे हैं शक्ति सत्ता और इसका प्रभाव कैसे सरकार पर पड़ता है, इन चीजों का कोई अध्ययन नहीं था वहां पे। इन चीजों को बिल्कुल भी नकार दिया गया। इन्हीं चीजों के साथ आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश शुरू हुई। साथियों देखेंगे यहां पर जो अलग अलग फील्ड इसमें जोड़ी गई हैं। सबसे पहले मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में राजनीति शास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मतलब यहां पर राजनीति शास्त्र को अलग नहीं किया गया, अंतः अनुशासनात्मक। यह माना जाता है कि जो राजनीति शास्त्र है
वो समाज में ही रहने वाले व्यक्ति से संबंधित है। तो सामाजिक क्रियाओं को समाज में होने वाली सारी आर्थिक, सारी धार्मिक, सारी राजनीतिक, सारी सामाजिक सभी क्रियाओं को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से हमें राजनीति शास्त्र में यूज करना चाहिए कि मनुष्य के राजनीतिक जीवन को समझा जा सके। राजनीतिक जीवन क्या एकाकी जीवन, अकेला जीवन है? ऐसा नहीं है साथियों, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो राजनीतिक जीवन है वो कहीं ना कहीं अन्य पक्षों से प्रभावित होता है, जो समाज के पक्ष होते हैं। तो उन पक्षों को लेकर के क्या करना है, राजनीति शास्त्र की परिभाषा करनी है या मनुष्य के राजनीतिक जीवन को समझने की कोशिश करनी है, मनुष्य के जीवन के राजनीतिक पक्ष को समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, शक्ति के अध्ययन के रूप में। शक्ति के अध्ययन के रूप में देखिए बेजार महोदय तो यह कहते हैं कि शक्ति और राजनीति का पृथक्करण संभव ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है साथियों। शक्ति और सत्ता से ही राजनीति का क्या होता है, अस्तित्व रहता है। उस चीज को भी हमें क्या करना है, समझना है। उसके बिना राजनीति क्या है, निष्क्रिय है, शून्य है। आगे देखेंगे साथियों, यहां पर तीसरा जो इसमें एस्पेक्ट है जोड़ा जा रहा है परिभाषा में, वो है आपका राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में। किसके रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में। जब राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो राजनीति क्या करती है, हमने पहले ही देख लिया कि समाज से जोड़ करके पढ़ना है। तो साथियों जो राजनीति है वो क्या करेगी, सामाजिक आर्थिक विकास का काम करेगी, ठीक है। साथ में जो मानवीय व्यवहार होगा उस मानवीय व्यवहार का भी आकलन करेगी, जो राजनीति के स्वयं के लिए और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दे रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद निर्णय प्रक्रिया के रूप में अध्ययन। किसके रूप में साथियों, निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन, डिसीजन मेकिंग। आप देखेंगे शासक और प्रशासक आज क्या करते हैं, मंत्रीगण क्या करते हैं, या प्रशासक जिसमें हम देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये सब करते क्या है साथियों, ये सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, केवल निर्णय लेने का काम करते हैं। सुबह से शाम एक ही काम है, निर्णय लेना, निर्णय लेना, निर्णय लेना। तो क्यों ना हम निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी राजनीति शास्त्र की परिभाषा में शामिल करें। तो साथियों इसको भी इसमें शामिल किया गया है। यहां पर अलग अलग विचारकों ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए जिसको हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। केवल इतना ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि निर्णय लेने की एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया होती है। निर्णय लेने की जो विशेष प्रक्रिया है वो है इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस। इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस। तो इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस ये सबके लिए, राजनीति शास्त्र में जो शासक और प्रशासक हैं उनके लिए भी निर्णय निर्माण की यही प्रक्रिया लागू होती है। साथियों यहां पर मैंने जो चीजें आपको बताई अभी, उन चीजों को नोट डाउन भी करते जाइएगा क्योंकि आपके नोट्स भी बनते चले जा रहे हैं। आज एक छोटा सा हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया पॉलिटिकल साइंस का। आपके टीजीटी एग्जाम के लिए वैकेंसीज आ चुकी, बहुत तेजी से हम क्या करेंगे, कोर्स पूरा करेंगे। चीजें हैं भी पढ़ने के लिए ज्यादा, लेकिन बिल्कुल विश्वास बना करके रहिए अपने ऊपर और इन क्लासेस के ऊपर। हर एक चीज बिल्कुल टाइम से कंप्लीट होगी साथियों, ध्यान रखिएगा। आज जहां तक हमने चीजों का डिस्कशन किया है, नेक्स्ट क्लास में उसके आगे चलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजों को आपने बहुत अच्छे से आत्मसात किया है। आगे फिर से क्या करेंगे, इनको कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे चलते हैं। जहां तक हमने किया उसके आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।